स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का सेकंड चैप्टर अमल, क्षारक एवं लवण। तो हम है ना बुक से ही पढ़ना स्टार्ट करेंगे और फिर बीच में भी समझेंगे। आपने पिछली कक्षाओं में अध्ययन किया होगा कि भोजन का खट्टा एवं कड़वा स्वाद भोजन में विद्यमान क्रमशः अम्ल एवं क्षारक के कारण होता है। यदि आपके परिवार का कोई सदस्य अत्यधिक भोजन करने के कारण अम्लता से पीड़ित होता है, यानी एसिडिटी होती है उसे, तो आप उसको कौन सा उपचार देंगे? जैसे हम इनो वगैरह देते हैं उसे, नींबू पानी, सिरका या बेकिंग सोडा का विलयन। उपचार बताते समय आप किस गुणधर्म का ध्यान रखेंगे? आप जानते हैं कि अम्ल एवं क्षारक एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त करते हैं। आपने अवश्य ही इसी जानकारी का उपयोग किया होगा। याद कीजिए कि कैसे हमने बिना स्वाद चखे ही खट्टे एवं कड़वे पदार्थों की जांच की है। जैसे कि हमने उनको स्मेल करके तो उनकी जांच की है हमने। आप जानते हैं कि अम्लों का स्वाद खट्टा होता है तथा ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, राइट। जबकि क्षारक का स्वाद कड़वा होता है एवं यह लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। और लिटमस एक प्राकृतिक सूचक होता है। इसी प्रकार हल्दी यानी टर्मरिक भी एक ऐसा ही सूचक है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि सफ़ेद कपड़े इट मीन्स वाइट जो हम क्लोथ पहनते हैं पर लगी सब्जी के दाग पर जब क्षारकीय प्रकृति वाला साबुन रगड़ते हैं तो उसका धब्बे का रंग भूरा लाल हो जाता है, राइट। लेकिन कपड़े को अत्यधिक जल से धोने के पश्चात वह फिर से पीले रंग का हो जाता है। अम्ल एवं क्षारक की जांच करने के लिए आप संश्लेषित यानी सिंथेटिक सूचक जैसे कि मेथिल ऑरेंज एवं फिनोल्फ्थेलीन का भी उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों भी हमारे क्या होते हैं, सूचक ही होते हैं। इस अध्याय में हम एसिड एवं क्षारक यानी बेस की जो भी अभिक्रियाएँ रिएक्शन होगी उसके बारे में हम पढ़ेंगे। हमें जानकारी प्राप्त होगी कि अम्ल एवं क्षारक कैसे एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देते हैं। साथ ही दैनिक जीवन में पाए जाने वाले तथा उपयोग में आने वाले बहुत सी रोचक वस्तुओं के बारे में भी अध्ययन करेंगे। और नीचे है ना कुछ लिटमस के बारे में दिया गया है, तो हम पढ़ लेते हैं, ये इम्पोर्टेंट भी है। लिटमस विलयन बैंगनी रंग का रंजक होता है जो थैलोफाइटा समूह के लीचेन पौधे से निकाला जाता है। जो हमने 9th क्लास में ये पढ़े हैं ना थैलोफाइटा, अभी तो इसका मतलब ये चैप्टर हट चुका है यहाँ से, लेकिन पीछे के जितने भी ईयर रहे हैं तो उसमें वो चैप्टर था जिसमें ये थैलोफाइटा आता है, जिसके ही एक ग्रुप का है लीचेन का, पौधे से निकाला जाता है। इसे प्राय सूचक की तरह उपयोग किया जाता है। लिटमस विलयन जब न तो अम्लीय होता हो न ही क्षारकीय, तब यह बैंगनी रंग का होता है। बहुत से प्राकृतिक पदार्थ जैसे लाल पत्ता गोभी, हल्दी, हाइड्रेंजिया, पेटूनिया तथा जेरानिमिया जैसे कई फूलों की रंगीन पंखुड़ियाँ किसी विलयन में अम्ल एवं क्षारक की उपस्थिति को सूचित करते हैं। इन्हें अम्ल क्षारक सूचक या कभी कभी केवल सूचक भी कहते हैं। अब हमसे यहाँ कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, करने के लिए बताया गया है। चाहें तो आप ये घर पे भी देख सकते हैं। आप 3 प्रणालियाँ दी गई है, इनमें से एक से आश्वित जल तथा यानी प्योर शुद्ध जल एवं 2 शेष में से एक में अम्लीय विलयन तथा दूसरे में क्षारीय विलयन है। यदि आपको केवल लाल लिटमस पत्र दिया जाता है तो आप प्रत्येक प्रणाली में रखे गए पदार्थों की पहचान करेंगे। कैसे करेंगे? तो इसका हमने जैसे हमने एसिड की, बेस की यानी अम्ल और क्षारक की जो भी इसके बारे में पढ़ा है, तो उससे हम बता सकते हैं कि ये बेस होगा या हमारा एसिड होगा। तो ये आप बता सकते हैं इसका आंसर। अम्ल एवं क्षारक के रासायनिक गुणधर्म समझना, हम इनके बारे में समझते हैं कि इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है वो क्या होती है। तो जैसे हम लेबोरेटरी में अम्ल एवं क्षारक का परीक्षण करेंगे तो यहाँ एक एक्टिविटी दी गई है, तो उसको देखते हैं। विज्ञान की प्रयोगशाला में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl इसका सिंबल भी दिया हुआ है, और सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 और नाइट्रिक अम्ल यानी HNO3 एंड एसिटिक अम्ल CH3COOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH को कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड
KOH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH एवं अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH के नमूने एकत्रित करते हैं, जिसमें से देखो अम्ल मतलब दिया गया है लास्ट में इनके HCl हो गया, हमारा HNO3 हो गया, H2SO4 हो गया, ये सारे अम्ल हैं। और जो हमारे बेस हैं NaOH हो गया, CaOH हो गया, MgOH हो गया, NaOH हो गया, KOH हो गया, तो ये सारे हमारे बेस हैं। ऊपर दिए गए प्रत्येक विलयन की एक बूंद वोज गिलास में रखिए तथा सारणी 2.1 के अनुसार निम्नलिखित सूचकों से उसकी जांच कीजिए। लाल लिटमस नीले लिटमस यानी फिलोफ्थेलिन एवं मेथिल ऑरेंज के साथ लिए गए विलयन के रंग में क्या परिवर्तन होगा। तो हमें भी पता है कि लाल लिटमस को नीला कौन कर देता है, अम्ल, और नीले लिटमस को लाल कौन कर देता है, क्षार। तो उससे हम बता सकते हैं। और इसमें जितने भी हमने सैंपल बनाए हैं, जितने भी हमने सैंपल लिए हैं, तो उसमें इनका आंसर हम नोट कर सकते हैं। रंग में परिवर्तन के द्वारा ये सूचक हमें ये बताते हैं कि कोई पदार्थ अम्ल है या क्षारक है। देखिए क्षारक और क्षार दोनों अलग अलग होते हैं, तो यहाँ हम क्षारक की बात करें। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय एवं क्षार के माध्यम में बदल जाती है, गंधीय सूचक कहलाते हैं, यानी ओल्फैक्टरी इसे हम इंग्लिश में कहेंगे, और बाकी गंधीय सूचक जिनको हम स्मेल करके बता सकते हैं कि ये हमारा अम्ल होगा या क्षार होगा। तो यहाँ पे दूसरी एक एक्टिविटी दी गई है जिसमें हमारे ओल्फैक्टरी यानी गंधीय सूचक के बारे में बताया गया है कि बारीक कटी हुई प्याज तथा स्वच्छ कपड़े के टुकड़े को एक प्लास्टिक के थैले में लीजिए, थैले को कसकर बांध दीजिए तथा पूरी रात फ्रिज में रहने दीजिए। अब इसे कपड़े के टुकड़े का उपयोग अम्ल एवं क्षार की जांच करने के लिए किया जा सकता है। इसमें से 2 टुकड़े लीजिए एवं उनकी गंध की जांच कीजिए। इन्हें स्वच्छ सतह पर रखकर इनमें से एक टुकड़े पर तनु HCl विलयन की कुछ बूंदें एवं दूसरे पर तनु NaOH विलयन की कुछ बूंदें डालिए। दोनों टुकड़ों को जल से धोकर उनकी गंध की पुनः जांच कीजिए। यानी गंध में थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा, क्योंकि एक तो हमारा मतलब प्योर होता है तो उसमें थोड़ी ज़्यादा आएगी, और जैसे ही हम जल से उसकी रिएक्शन करवा देंगे तो थोड़ा सा वो कम हो जाएगी उसकी। अपने प्रेक्षणों को लिखिए, यानी जो भी हमने ये प्रैक्टिकल किया है इसमें जो भी हमारे आंसर आए हैं उनको हम नोट करते जाएंगे। अब थोड़ा तनु वेनिला एवं लौंग के तेल लीजिए तथा इनकी गंध की जांच कीजिए। एक परखनली में HCl विलयन एवं दूसरी में NaOH का विलयन लीजिए। तो हमें भी पता है कि HCl क्या होता है, अम्ल, जो मतलब यहाँ तनु वेलिनेस या लौंग से हमारा रिएक्शन करेगा, और NaOH क्या होता है, हमारा क्षारक। दोनों में तनु वेलिना एसेंस की कुछ बूंदें डालकर उसे हिलाइए, उसकी गंध की पुनः जांच कीजिए। यदि गंध में कोई बदलाव है तो उसे दर्ज कीजिए। ये बदलाव तो दोनों में ही आएगा, लेकिन दोनों में ही अलग अलग आएगा। इसी प्रकार तनु HCl एवं तनु NaOH के साथ लौंग तेल यानी क्लोव की गंध में आए परिवर्तन की जांच कर उसे भी। तो ये प्रैक्टिकल आप घर में भी करके देख सकते हैं किसी भी एसिड या बेस के साथ। अपने परीक्षणों के आधार पर वेनिला, प्याज एवं लौंग के तेल में से किसे गंधीय सूचक की तरह उपयोग किया जा सकता है। तो देखिए सबसे अच्छा तो इसका प्याज होगा, और बाकी इन मतलब लौंग जैसे हम गरम तेल करके डालते हैं तो हो सकता है इनमें। तो आप ये करके देख सकते हैं प्रैक्टिकल। अम्ल एवं क्षारक के रासायनिक गुणधर्मों को समझने के लिए आइए कुछ हम क्रियाकलाप यानी एक्टिविटी करते हैं। जैसे पहला इसमें पॉइंट है कि पहला हमने पढ़ लिया कि गंधीय सूचक जो भी हमारे होते हैं, जो भी हमारे किचन में अवेलेबल होते हैं, तो उनसे हम ट्राई करेंगे। देन हमारा आता है अम्ल एवं क्षारक धातु के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं। जैसे होते हैं ना कि बहुत सारी हमारी मेटल्स होती हैं, उनके साथ हमारा जो एसिड है या बेस है वो कैसे रिएक्शन करता है। हमारे जो ये आपको दिया गया है एक डायग्राम यहाँ पे, तो इसी डायग्राम को पहले हम देखते हैं कि इसमें एक स्टेन दिया गया है, एक परखनली है, इसके अंदर H2SO4 यानी तनु सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 है, और जिनके कुछ टुकड़े हैं यानी हमारा अम्ल और हमारा मेटल है। और इसमें हाइड्रोजन गैस के कुछ बुलबुले भी बन रहे हैं। और इधर की साइड देखिए जो बुलबुले
बन रहे हैं वो ऊपर जा रहे हैं, तो वहाँ जैसे ही हम कोई मोमबत्ती से आग लगाते हैं तो वहाँ से फटफट की ध्वनि हमें सुनाई देती है। हाइड्रोजन से भरे साबुन के बुलबुले ये इसमें निकलते सुनाई देते हैं, और जो साबुन का विलीन होगा ना उसमें अगर हम H2 गैस डालेंगे तो ही हमें सुनाई देगा। तो हमारी एक्टिविटी क्या है इसमें कि जो ये हमारा जो मैंने आपको डायग्राम दिखाया उसके अनुसार जितने भी हमने उपकरण लिए हैं, जितने भी हमने मटेरियल लिए हैं उसको व्यवस्थित कीजिए। एक परखनली में 5 ml तनु H2SO4 लीजिए और इसमें जडन दानेदार जिंक यानी जडन के टुकड़े लीजिए। दानेदार जिंक के टुकड़ों की सतह पर आप क्या देखते हैं? उत्सर्जित गैस को साबुन के विलयन से प्रवाहित कीजिए। साबुन के विलयन में बुलबुले क्यों बनते हैं? जलती मोमबत्ती को गैस वाले बुलबुले के पास ले जाइए, आप क्या प्रेक्षण करते हैं? कुछ अन्य अम्ल जैसे HCl, HNO3, CS3COOH के साथ क्रियाकलाप दोहराइए और प्रत्येक स्थिति का में आपका प्रेक्षण समान है या भिन्न। देखिए सभी में थोड़ा थोड़ा भिन्न मिलेगा, लेकिन एक चीज़ कॉमन है कि सभी में H2S गैस जरूर निकलेगी, क्योंकि हमारा जो एसिड है या फिर जो भी हमारा बेस है जो मेटल के साथ रिएक्शन करेगा तो वो H2 गैस जरूर छोड़ता है, यानी H2 गैस जरूर उसमें से निकलती है। आप देखेंगे कि विलयन का रंग नील हरित हो जाएगा एवं कॉपर ऑक्साइड खुल जाता है। विलयन का नील हरित रंग अभिक्रिया में कॉपर सेकंड क्लोराइड के बनने का कारण होता है। धातु ऑक्साइड एवं अम्ल के बीच होने वाली सामान्य अभिक्रियाओं को हम ऐसे लिख सकते हैं, जैसे धातु यानी मेटल ऑक्साइड प्लस हमारा अम्ल यानी एसिड जो क्या बनाएगा लवण प्लस जल यानी सोल्ट प्लस वाटर। अब उपरोक्त अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखकर उसे संतुलित कीजिए। तो ये आप ट्राई करके देख सकते हैं। इसका जो रिएक्शन का फॉर्मूला है वो हम चैप्टर नंबर 1 में पढ़ते हैं। क्षारक एवं अम्ल की अभिक्रिया के समान ही धात्विक ऑक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण एवं जल प्रदान करते हैं, अतः धात्विक ऑक्साइड को क्षारीय ऑक्साइड भी कहते हैं। तो ये सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो ये है कि जब कोई मेटल ऑक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो वह H2 गैस जरूर देता है, लवण प्लस जल तो देता ही है, अतः धात्विक ऑक्साइड को हम क्षारीय ऑक्साइड भी कहते हैं। अब दूसरा पॉइंट है कि क्षारक के साथ अधात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया कैसे होगी। ऊपर तो हमने पढ़ा था कि धात्विक ऑक्साइड, अभी क्षारक के साथ है ना अधात्विक क्रिया करेंगे। क्रियाकलाप 2.5 में हमने कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी CaOH का होल्डवाइज के साथ अभिक्रिया हमने देखी थी। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक क्षारक है और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके लवण एवं जल का निर्माण करता है। चूँकि यह अम्ल एवं क्षार के बीच होने वाली अभिक्रिया के समान है, अतः यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि धात्विक ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। तो देखिए दोनों में डिफरेंस हमें पता चल गया कि जब धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगी और क्षारक अधात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करेंगे तो धात्विक ऑक्साइड को हम क्षारीय ऑक्साइड कह सकते हैं और अधात्विक ऑक्साइड को हम अम्लीय अम्लीय ऑक्साइड भी कह सकते हैं। ओके, थैंक यू।